ओके, शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 8 तक देख लिया था। आज बिगिन कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 से। ठीक है, 9 जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा तो वैसे भी कम समझ में आएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट हम लोग का पढ़ा हुआ नहीं है, बट आगे चल के हम लोग, अच्छा नहीं सॉरी, डिटर्मिनेंट तो पढ़ रहे हैं तो आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9 कि इफ कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी आर टू square matrix of same order then ये अपन ध्यान रखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, मतलब अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स वो भी सेम ऑर्डर का है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई तो आराम से हो ही जाएगा। ठीक है, बिकॉज बीच वाला नंबर विल बी सेम, तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन विल बी वैलिड। एंड इनके मल्टीप्लिकेशन का यानी कि इनके प्रोडक्ट का जो ओवरऑल डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज को अपन थोड़ा सा क्या है कि याद रखें, ये वाला प्रॉपर्टी। और इसको आप कोई भी इलस्ट्रेशन लेके जो है वो चेक कर सकते हो कि आंसर वैलिड रहेगा। क्लियर है ये वाला प्रॉपर्टी? बताओ एक बार हाँ या ना। ऑलराइट, तो इस प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ मतलब विस्तार से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। इसके बाद ए बी मतलब बेटा ए और बी का प्रोडक्ट, मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करके कुछ ना कुछ, हाँ, एक नया मैट्रिक्स आएगा सी, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू और इनके इंडिविजुअल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू का प्रोडक्ट विल बी सेम। ठीक है, हाँ ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि देखो, हमको ये पता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ब्रेक करने का एक ऑप्शन तो हमारे पास में हमेशा रहता है। ठीक है, लेकिन लेट मी टेल यू, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में जब आप देखोगे कि डिटर्मिनेंट के अंदर का जो एलिमेंट्स है वो धीरे धीरे यू विल सी कि कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। मतलब सिंपल एलिमेंट्स नहीं रहता, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली 2 3 5 7 8 10 कुछ वैसा दिया हो, वैसा नहीं रहता। धीरे धीरे एलिमेंट्स जो है वो वेरिएबल के टर्म्स में आने लगता है। कहीं पे स्क्वायर रहता है, कहीं पे क्यूब रहता है, कहीं पे मान लो कि 2 का सम रहता है, कहीं पे क्यूब का 2 का सम रहता है, कुछ वैसे उल्टा पुल्टा रहेगा और कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा उसमें कुछ ना कुछ। तो उस सिचुएशन में डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना इज नॉट अ वेरी वाइज ऑप्शन। ठीक है, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया जिसके अंदर में जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, वो अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको डायरेक्टली ब्रेक करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो उसको ब्रेक करने से पहले हमारा एक आइडिया होना चाहिए, हमारे पास में एक तरीका होना चाहिए कि जिससे हम लोग उसके एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई कर सकें। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो सिंप्लीफाई करेंगे ये जो 9 प्रॉपर्टी अभी तक अपन ने पढ़ा, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके, इनके मदद से हम एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। और एलिमेंट्स के सिंप्लीफाई हो जाने के बाद हम लोग उसको ब्रेक करेंगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। याद रखना कि इन द फर्स्ट स्टेप expansion is not always the best option because the entries or the elements present inside determinant may be complicated, जो आपके एक्सपेंशन को इतना बड़ा कर देगा कि आप फर्दर उसको कभी सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी किसी डिटर्मिनेंट में आगे चल के हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली एक्सपेंड तो बहुत रेयरली कभी हम करेंगे, इक्का दुक्का सिचुएशन में, बट मेजर सिचुएशन में यही होगा कि पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टी लगा के उसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद में हम उसको फर्दर दूसरे या तीसरे स्टेप के बाद में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो भी मैंने कहा ये कुछ पल्ले पड़ा 10-20%? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के आइडिया के लिए ही हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे अभी, जिस टॉपिक का नाम होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन, पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, इस हेडिंग के अंडर हम बात करेंगे कि एक्चुअली एक डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है,
पूरा आइडिया जो अभी तक मैंने डिस्कस किया एक बार और कंफर्म कर दो, पक्का क्लियर है ना? ये मैं एक बार और बोलूं। क्लियर है। क्लियर है क्लियर, सर। ओके। सर मतलब 9 प्रॉपर्टीज ये राइट डेटरमिनेंट डिटरमिनेंट का 9 प्रॉपर्टीज है, यस। ये 9 प्रॉपर्टीज हम लोग घुमा घुमा के यूज करते रहे, ठीक है? हाँ सर। ओके, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में मेरे को थोड़ा पहले लिख लेने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? लेट डिटरमिनेंट ए बी एनी डिटरमिनेंट of order more than or equal to 2, full stop. Now we can apply the following operations on determinant E to simplify the elements of determinant E, full stop. Here comma before expanding it, ठीक है? यहां पर भी एक कॉमा दे देते हैं। इसके बाद में सबसे जो पहला पॉसिबिलिटी जो आप कर सकते हो वो ये वाला है, we can interchange any two rows और कॉलम्स, कुछ भी कर सकते हो, denoted by ri यानी कि ith रो interchanged with rj यानी कि jth कॉलम, ठीक है? इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ rj, या फिर कॉलम के केस में अगर अप्लाई कर रहे हो तो इट विल लुक लाइक दिस कि ith कॉलम इंटरचेंज विथ jth कॉलम, ठीक है? अब इसमें ध्यान रखना, नोट कि इफ वी apply any one of ri exchanged with rj or ci exchanged with cj, then we must multiply -1 outside the determinant। देखो, तो ये तो शायद आप लोग को याद होगा कि पिछले क्लास में ऐसा पढ़ाया था कि अगर आप कोई भी दो लाइन को एक्सचेंज करते हो, रो को चाहे यानी कि किसी भी दो रो को या फिर किसी भी दो कॉलम को आप एक्सचेंज कर सकते हो। हाँ, आवाज नहीं है मेरे को सर। वेटिंग रूम में कौन है वेटिंग रूम में बेटा? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी दो रो को अगर हम एक्सचेंज कर दें या किसी दो कॉलम को हम एक्सचेंज कर दें, ठीक है, तो उस टाइम पे डिटरमिनेंट के बाहर हम लोग को एक लगाना चाहिए -1। तो ये एक तरीका है जिससे हम डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज वन अप्रोच। मैं इसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूं आप लोग को। एग्जांपल देखना ध्यान से। मान लो कि डिटरमिनेंट e इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ है 236
125,487 ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। और मान लो कि इसके ऊपर में कोई जो है ये ऑपरेशन लगाता है, सपोज करो कि R3 एक्सचेंज विथ R2, तो क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा? ऐसा करने पे क्या बन जाएगा? 2 3 6 4 8 7 और 1 2 5, और डिटरमिनेंट के बाहर क्या लगाना पड़ेगा मेरे को? एक -1। आइडिया आया समझ, नहीं आया समझ? बोलो। हाँ सर। आगे सर। हाँ सर। So this is one of the things which you can do to simplify. Okay. Next, number 2. और क्या कर सकते हैं? और आप ये कर सकते हैं, we can multiply all the entries of a row ब्रैकेट में और कॉलम by a non-zero नंबर की, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को, किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को आप k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे k एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। और k नॉन जीरो क्यों होना चाहिए उसका एक्सप्लेनेशन मैं आज आप लोगों को प्रॉपर्ली दे सकता हूँ। ऐसे सिचुएशन में अपन है कि यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को आप k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिनोटेड बाय, अगर ये अप्लाई करना है तो ये सिंबल आपको लगाना पड़ेगा, डिनोटेड बाय Ri is replaced by k टाइम्स ऑफ Ri, यानी कि Ri के एलिमेंट्स को हम k से मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहे हैं। और कॉलम के केस में इट विल बी लाइक दिस कि Ci रिप्लेस्ड बाय k टाइम्स ऑफ Ci। ओके, अच्छा, लास्ट क्लास के प्रॉपर्टी से एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं है, वैसे मैं रुको देख के बता सकता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर आप लोग अपने कॉपी में खोल सको तो, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आप देखो कि ये बताया हुआ था कि अगर किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को हम k से मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल पूरे डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो k से मल्टीप्लाई हो जाता है। कंफर्म करो एक बार, ये प्रॉपर्टी था नहीं था? था। वेरी गुड। तो बेटा जब कभी भी अपन ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो यहाँ पे एक नोट है, इस नोट को आपको समझना पड़ेगा कि सिंस ऐसा करने पे हमारा जो पूरा सिचुएशन है वो सिचुएशन तो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सिचुएशन चेंज हो जा रहा है इन द सेंस कि मैं पहले एक छोटा सा एनालॉजिकल सिचुएशन लेता हूँ। मान लो कि 5/10 लिखा हुआ कहीं पे, ठीक है। मैं अगर इसमें नीचे 20 कर दूं, ठीक है, तो मैं क्या ऊपर 5 लिख पाऊंगा? ये कुछ और लिखना चाहिए? 10 लिखना चाहिए। तो आइडिया इसके अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि इसका जो वैल्यू है वो ओवरऑल सेम मेंटेन रहे। बोलो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? वैसे ही डिटरमिनेंट में क्या है कि अगर आप वैसे कर सकते हो ये वाला काम कि आप कोई भी रो के या कॉलम के एंट्रीज को k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर k से मल्टीप्लाई करोगे तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 5 आपको पता होगा, प्रॉपर्टी 5 ही था ना, ये गलत बोल रहा हूँ, 5 ही था। तो प्रॉपर्टी 5 के हिसाब से अपन ये सोचेंगे कि यार फिर तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो k टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो अपन कर नहीं सकते, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा आपको कि अगर आप किसी एक रो के या कॉलम के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उस डिटरमिनेंट के बाहर एक 1/k मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइडिया समझ में आ रहा है? बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई, या ऐसा छोड़, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सिंपली लिखो इफ वी अप्लाई Ri replaced by k times of Ri or Ci replaced by
k टाइम्स ऑफ ci। तो ऐसा करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू एक्चुअली चेंज हो रहा है, वो k टाइम्स हो जा रहा है। देन वी मस्ट अप्लाई व्हाट, या वी मस्ट अप्लाई से बढ़िया रहेगा मल्टीप्लाई लिख दूं मैं यहाँ पे। वी मस्ट मल्टीप्लाई 1/k outside the determinant। आया समझ, नहीं आया समझ? Okay, sir. ओके। और इस चीज से हम बोल सकते हैं कि वाई के कैनॉट बी जीरो, क्योंकि अगर k 0 हो गया तो 1/k से जो आप बाहर मल्टीप्लाई करोगे एक्सटर्नली, वो चीज हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। इसीलिए k कैनॉट बी जीरो, k शुड नॉट बी जीरो। ओके, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मान लो कि ऐसा है कि डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू, मान लो लिखा हुआ है ऐसा कि a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर 1, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, अब मेरे को मन कर रहा है कि मैं ना कॉलम 2 रिप्लेस बाय 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 करूं, ऐसा करूं। तो फील लेना आप। तो ऐसा करने पे होगा क्या कि मैं कर तो सकता हूँ ये वाला, ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर 3c स्क्वायर 1 1 1, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा कर देने पे आपको लगता है कि इसका वैल्यू अगर सपोज करो कि 5 था, तो ये सबको 3 से मल्टीप्लाई करने पे इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मैंने तो पूरा सिचुएशन ही चेंज कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करके। बोलो, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? और sir. तो उसको ठीक करने के लिए जो नंबर मैंने यहाँ कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई किया होगा, उस नंबर से मेरे को बाहर काइंड ऑफ डिवाइड करना पड़ेगा। कि अब 3 से मल्टीप्लाई करने के चक्कर में अगर इसका ओवरऑल वैल्यू 5 था, जस्ट एक एजम्पशन ले रहा हूँ, तो इसका ओवरऑल वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर देने के चक्कर में एक लाइन को क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 5। क्योंकि अगर आप किसी भी एक रो को या कॉलम को k से मल्टीप्लाई करते हो, तो डिटरमिनेंट का ओवरऑल वैल्यू जो है वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब ये हो गया 3/5, मतलब 3 इंटू 5। इसको वापस से 5 करने के लिए मेरे को 3 से क्या करना पड़ेगा, काइंड ऑफ डिवाइड, विच कैन बी डन बाय मल्टीप्लाइंग 1/3 आउटसाइड द डिटरमिनेंट। तो जब 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 वापस से काइंड ऑफ कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो वैल्यू है वो पेरेंट्स रहेगा। तो आइडिया क्लियर है, नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है। और बाकी मैं दोबारा कहूंगा कि एक्सप्लेनेशन में अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो इतना ज़्यादा डीप हम लोग को माथा फोड़ी नहीं करना है। सिंपल लैंग्वेज ये है, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप किसी भी एक लाइन को, अगर आप कोई भी नंबर k से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, किसी रो को चाहे किसी कॉलम को, तो इमीडिएटली उसी नंबर से बाहर आपको डिवाइड करना है, 1/k से मल्टीप्लाई करना है, या ऐसा सोचो कि k से डिवाइड करना है डिटरमिनेंट के बाहर। मैं एक बार और पूछता हूँ, इज द आइडिया क्लियर? Awesome. हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। अच्छा, ऐसा कुछ हम लोग को इसमें नहीं करना पड़ा था, ये वाले में, फर्स्ट वाले में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में होता ही यही है कि ये कर देने से जो डिटरमिनेंट है उसको अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली वो पुराने डिटरमिनेंट के बराबर हो जाता है। ये ध्यान है? So एक बार repeat करिए ना. मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट वाले में ऐसा कुछ बैलेंसिंग एक्ट नहीं करना पड़ा था हम लोग को, क्योंकि ये एक्चुअली प्रॉपर्टी ही था कि एक्सचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट का ओवरऑल वैल्यू जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर. ओके, अभी थर्ड प्रॉपर्टी, मतलब थर्ड थिंग विच यू कैन डू ऑन अ डिटरमिनेंट। ठीक है, 3, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो देखना इसको अच्छे से। वी कैन ट्राई टू चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, ठीक है, ऑफ अ determinant by adding
एडिंग और subtracting the multiples of corresponding elements of some other row or column. ठीक है, it is denoted by Ri replaced by Ri plus minus K times of Rj, ये कॉलम्स के केस में Ci replaced by Ci plus minus K times of Cj. आपको याद होगा जो 8वां प्रॉपर्टी था अपने पिछले क्लास का, उस प्रॉपर्टी में अपन ने यही देखा था कि अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स में किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स का मल्टीपल ऐड करूं या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स में किसी दूसरे रो का कॉलम, मतलब क्या बोल रहा हूँ, किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स में किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीपल में ऐड करूं, तो ऐसा करने से, ठीक है, डिटरमिनेंट का ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं होता. एम आई करेक्ट? कंफर्म करो. ओके, तो वही वाला आइडिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या है कि कोई भी रो के एलिमेंट्स को चेंज करने का ट्राई कर सकते हो बाय हेल्प ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो. याद रखना कि इसको अप्लाई करते समय जिस रो को आप चेंज करने का ट्राई कर रहे हो उसका कोफिशिएंट खुद का 1 ही होना चाहिए. मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि Ri रिप्लेस्ड बाय 5 टाइम्स ऑफ Ri प्लस K टाइम्स ऑफ Rj, वैसा नहीं. जिसको चेंज कर रहे हो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. इसके अंदर में आप Rj यानी कि किसी दूसरे रो का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन. और सेम काम हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं कि कॉलम के अंदर में किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और ये करते समय कोई भी बैलेंसिंग एक्ट नहीं करना होता. जैसे 2 नंबर वाले में एक बैलेंसिंग एक्ट करना था कि अगर आप किसी एक रो को या किसी एक रो के एलिमेंट्स को या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपको 1 बाई दैट नंबर से डिटरमिनेंट के बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था. दैट वाज बैलेंसिंग एक्ट एंड दैट यू नीडेड टू डू बिकॉज अगर एक लाइन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ओवरऑल डिटरमिनेंट भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको ये करना पड़ रहा था. लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 8 के हिसाब से हमने देखा है कि भाई अगर हम ऐसा करें तो डिटरमिनेंट के ओवरऑल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम ही रहता है. चेंज करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट आता है उसका वैल्यू भी ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर ही आता है. क्या ये वाला बात याद है आप लोग को? बताओ एक बार हाँ या ना. हाँ सर. ओके, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा, थोड़ा सा वो देख लेते हैं. तो एग्जाम्पल सपोज करो कि वही डिटरमिनेंट ए इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं 1 2 6 3 4 5 7 9 8. ओके, सपोज करो कि मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ कि R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 या चलो R3 कर लो, कोई बात नहीं. तो बताओ तो इससे क्या इफेक्ट होगा, नया डिटरमिनेंट क्या बनेगा, बोलो. चेंज कौन हो रहा है यहाँ पे? देखो मैं ये एक काम करते हैं कि एक ना मैं बताता हूँ फिर उसके बाद में एक आप लोग बताना. एक मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है. अब जैसे इसमें चेंज कौन हो रहा है, चेंज हो रहा है R1, ठीक है, और R1 में हम R3 का 2 टाइम्स ऐड करेंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का. तो R1 का ये पहला एलिमेंट क्या है 1, ठीक है, तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 के करेस्पॉन्डिंग R3 में कौन है 7, तो 2 टाइम्स ऑफ 7 यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 15. ओके, नेक्स्ट R1 का दूसरा एलिमेंट कौन है 2 और 2 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है R3 में, इट इज 9, so it should be 2 plus 2 times of 9, तो 2 plus 18 which is 20. ठीक है, फिर next element of R1 is 6, उससे corresponding is 8 and to apply this
आई मस्ट अप्लाई व्हाट 6 प्लस बताओ 2 टाइम्स ऑफ 8 16 8 तो 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20 22। तो ये हो जाएगा 22। आया समझ नहीं आया समझ? आगे आ सर गया आ गया सर। यहाँ क्या रहेगा 3 4 5 और यहाँ क्या रहेगा 7 9 8 क्योंकि वो लोग तो चेंज नहीं हो रहा। तो आई थिंक कि आइडिया समझ में आ गया। और ऐसा करने के बावजूद भी सिंस अपन ने ऑपरेशन इस टाइप का अप्लाई किया है तो प्रॉपर्टी 8 बोलता है कि जो इसका वैल्यू रहेगा वही इसका वैल्यू रहेगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ठीक है, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ और एक आप लोग को अप्लाई करने के लिए भी बोलता हूँ। आप लोग थोड़ा सा अप्लाई करके बताओ मेरे को जल्दी जल्दी क्या होगा। R1 प्लस से 3 टाइम्स ऑफ मैं R2 करूँ तो बोलो तो क्या इफेक्ट होगा, बोलो। सर 10 करेक्ट। 1 प्लस 3 इंटू 3 और बोलो 14 14। 2 प्लस 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 और 21। 6 प्लस 3 इंटू 5 21। फिर क्या हो जाएगा 3 4 5 7 9 8। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर, ओके। सो ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नोट वोट नहीं है। आई थिंक कि मैंने समझा दिया कि कैसे अप्लाई करना है। अब बस एक चीज मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक नोट, ये ओवरऑल नोट है, ठीक है, ये कॉमन नोट है ओवरऑल, सुनना ध्यान से। अप्लाई ओनली वन ऑपरेशन इन वन स्टेप, ठीक है। एक से ज्यादा ऑपरेशन अभी अपन कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 2 अपन ने मतलब ऐसे करा, लेकिन इट इज पॉसिबल कि हम चाहें तो हम मान लो कि 2 टाइम्स ऑफ R3 भी कर सकते हैं। 2 टाइम्स ही क्यों, आपका अगर इच्छा हो तो आप 4 टाइम्स ऑफ R3 भी एक ही साथ में ऐड कर सकते हो। क्या ये चीज समझ में आ रहा है बताओ एक बार? कि R1 को चेंज करने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ R2 का यानी कि किसी एक रो का ही मल्टीपल ऐड करें, हम एक साथ 2 रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। क्या ये आइडिया क्लियर है? बताओ हाँ या ना? हाँ सर हाँ सर ओके। और मैं ये कह रहा था कि ये जो 3 तरीका मैंने बताया, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 1, इन तीनों में से एक स्टेप में हम किसी एक को ही अप्लाई करेंगे। हम साइमल्टेनियसली एक ही साथ 2-3 ठो को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक स्टेप में किसी एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। ये क्लियर है? अप्लाई ओनली वन, इनफैक्ट मैं यहाँ पे एलिमेंट्री वर्ड भी लिख देता हूँ, ओनली वन एलिमेंट्री ऑपरेशन इन वन स्टेप। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार जल्दी से। हाँ सर क्लियर है ओके ओके ओके। अब एक छोटा सा और चीज कि हाउ टू अप्रोच, ठीक है। हाउ टू अप्रोच वैसे आज के क्लास में ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के पीछे का आइडिया रहेगा कि हम क्वेश्चन में क्या सर्च कर रहे होंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड एक बात है, उसको थोड़ा हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। कोई भी क्वेश्चन को देख के आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ट्राई टू गेट something common from a row or a column. Try to get something common from a row or column if possible. अगर ले सकते हो तो कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहला आपका ट्रायल ये होना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर पे बात है कि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, अगर मान लो कि नंबर 1 स्टेप जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, आपने बहुत कोशिश किया कुछ कॉमन लेने का, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कोई रो से या कोई कॉलम से कुछ कॉमन आ सके, तो आप क्या कर सकते हो कि अप्लाई सम प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी, बेसिकली अप्लाई वन ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशन में कहना चाहता हूँ, अप्लाई सम प्रॉपर्टी एंड देन ट्राई टू टेक या गेट समथिंग कॉमन, ठीक है, फुल स्टॉप। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा, ठीक है, तब आपको क्या कोशिश करना चाहिए कि ट्राई टू क्रिएट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, विदाउट enlarging the other elements। अभी मैं एक बार ब्रीफली इनके बारे में थोड़ा सा बोल लेता हूँ, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन अभी हम करने के स्टेटस में नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में ऑटोमेटिकली आने लगेगा। कोई भी क्वेश्चन को देखते ही आपका पहला अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से अगर कुछ भी एलिमेंट आप कॉमन निकाल सक रहे हो, कॉमन निकालने का अगर कहीं कोई स्कोप दिखाई दे रहा है तो इमीडिएटली कोशिश करो कुछ कॉमन निकालने का। अगर निकल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। कॉमन इन द सेंस कि जैसे कल सिखाया था ना कि एक लाइन में अगर सब में के कॉमन है तो अपन के को बाहर कर सकते हैं, उस वाले सेंस में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यस। उसके बाद में अगर ये एप्लीकेबल है तो अच्छा बात है, और अगर ये एप्लीकेबल नहीं है, अगर ये नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। फिर हम क्या ट्राई करेंगे कि हम वन ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का ट्राई करेंगे, और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद में वी विल ट्राई कि उसके बाद कुछ अगर कॉमन निकल सके तो वो ट्राई करेंगे। अगर ये भी एप्लीकेबल नहीं है, ये भी किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद में हम लोग को ट्राई करना चाहिए ऑफ क्रिएटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस विदाउट एनलार्जिंग द अदर एलिमेंट्स। अब इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी विदाउट एग्जाम्पल ये कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अपन बाद में जब क्वेश्चंस अभी करेंगे तो मैं दोबारा एक बार घूम के हो सकता है कि इस हाउ टू अप्रोच वाले थर्ड पॉइंट पे आऊं और मैं इसका जो एप्लीकेशन है वो उसके साथ में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो एक बार के लिए इसको थोड़ा सा आप लोग होल्ड पे रखो, बट मेनली ये 3 आइडिया है जो अभी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ। क्या ये क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ Yes. सर। हाँ सर। हाँ ओके सर। ओके। अब बेटा इस पूरे चैप्टर में मतलब ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाला पार्ट है इसमें मेनली 2 ही टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं दोनों टाइप का नाम आपको बताता हूँ। पहला टाइप जो इसके अंदर में होता है वो ऐसा आता है कि प्रूफ विदाउट एक्सपेंशन, मतलब आप किसी भी स्टेप में जाके एक्सपेंशन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, आई एम रिपीटिंग इट, प्रूफ विदाउट एक्सपेंशन में आप किसी भी स्टेप में जाके एक्सपेंशन नहीं कर सकते। जैसे हम करते थे ना कि R1 से एक्सपैंड कर दिया, R2 से एक्सपैंड कर दिया, R3 से एक्सपैंड कर दिया, या C1 से एक्सपैंड कर दिया, C2 से एक्सपैंड कर दिया, C3 से एक्सपैंड कर दिया, वो नहीं कर सकते आप कोई भी स्टेज में, ठीक है। दैट इज नॉट अलाउड। तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, और प्रॉपर्टीज अप्लाई कर करके जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसका ये तो वैल्यू फाइंड करना है तो वैल्यू फाइंड करो, और अगर मान लो कि कुछ प्रूफ करना है तो वो प्रूफ करो। एक तो ऐसा क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आएगा कि प्रूफ यूजिंग प्रॉपर्टीज। अगर क्वेश्चन इज कि प्रूफ विदाउट एक्सपेंडिंग, ये प्रूफ विदाउट एक्सपेंशन, तो उसमें आप हर स्टेप में प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बट एट एनी स्टेज यू कैन नॉट अप्लाई एक्सपेंशन। लेकिन इफ योर क्वेश्चन इज कि प्रूफ यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो उन क्वेश्चंस में आप पहले प्रॉपर्टी लगाओ, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि और प्रॉपर्टी से मैं कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा तो आप उस स्टेज के बाद में उसको एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जैसा कि आज के क्लास का स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि एक्सपेंशन इज नॉट ऑलवेज अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। एक्सपेंशन हमको हमेशा लास्ट में ट्राई करना चाहिए आफ्टर सिंप्लीफाइंग ऑल द टर्म्स। तो कुछ ऐसे सवाल आएंगे कि जिसमें लिखा हुआ रहेगा प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज, उनमें डायरेक्ट एक्सपेंशन का आप ट्राई करोगे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड खुलेगा कि आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। तो उन सवालों में करना क्या है कि पहले अपने को प्रॉपर्टीज लगाना है, बट बहुत सारा प्रॉपर्टी लगाने के बाद में हम एक ऐसे स्टेज में पहुंचेंगे उसमें भी कि जहाँ के बाद में आप कुछ प्रॉपर्टी भी वर्क नहीं कर रहा होगा उसमें, मतलब वो हो गया जितना उसको सिंप्लीफाई होना था वो अपने मैक्सिमम चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। उसके बाद में आपको वहां से एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करने के बाद। तो अगर प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है इट मींस कि यू कैन अप्लाई सर्टेन प्रॉपर्टीज, एंड आफ्टर अप्लाइंग सर्टेन प्रॉपर्टीज फाइनली यू कैन गो फॉर एक्सपेंशन। लेकिन अगर क्वेश्चन इज की प्रूव विदाउट एक्सपेंशन,
तो उसमें एट एनी स्टेज यू कैन नॉट अप्लाई एक्सपेंशन, यू जस्ट हैव टू प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टीज ओनली। क्या ये पूरा आइडिया मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट, तो आज हम बिगिनिंग में बेटा वो जो फर्स्ट टाइप का सवाल है उसको थोड़ा सा देखने का ट्राई करेंगे, वैसा कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो इनिशियली एक कॉमन क्वेश्चन में लेता हूं। द क्वेश्चन इज प्रूफ विदाउट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन नहीं करना आपने, ठीक है? प्रूव विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन अलाउड नहीं। ओके, नंबर 1 आपको प्रूफ करना है ये। देखना ये धीरे धीरे काफी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। प्रूफ करना है 1 1 1, यहाँ पे है ए बी सी, यहाँ पे है बी प्लस सी, यहाँ पर है सी प्लस ए, और यहाँ पर है ए प्लस बी। प्रूफ दिस इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है आपको विदाउट एक्सपेंशन। करें? हाँ सर। ओके, अच्छा प्रूफ करना है तो क्या LHS RHS साथ में लिखेंगे या खाली LHS लिखेंगे? LHS, ओनली LHS। वेरी गुड। ओके, ये है मेरा LHS। अभी हाउ टू अप्रोच के हिसाब से सबसे पहला स्टेप उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर पॉसिबल है तो आप ना कुछ कॉमन लेने का ट्राई करो। तो इसमें मेरे को बताओ कि क्या किसी भी लाइन में यानी कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कैन यू फील कि कुछ कॉमन आ रहा है? ये कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नहीं है कुछ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। करेक्ट, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहला स्टेप तो आई थिंक डोंट थिंक कि एप्लीकेबल है हाउ टू अप्रोच का, ठीक है? दूसरा स्टेप हाउ टू अप्रोच में लिखा हुआ था कि अगर पहले स्टेप में ही आप कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हो तो ट्राई टू अप्लाई सम एलिमेंट्री ऑपरेशन, द 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन जो अपने देखा था ऊपर, उनमें से किसी एक को अप्लाई करो और अप्लाई करने के बाद में कोशिश करो कि कुछ कॉमन आ जाए। तो कैन यू थिंक ऑफ सम एलिमेंट्री ऑपरेशन इन दिस सिचुएशन जिसके बाद कुछ कॉमन आता हुआ दिखे आपको? ओके, शुरू है तो मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ, ठीक है? देखो इसमें बेटा सोचो कि इफ आई अप्लाई दिस ऑपरेशन, कॉलम 3 रिप्लेस्ड बाय कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। अब देखो काफी सिमेट्रिक है, यहाँ पे BC है, A नहीं है, यहाँ पे CA है, B नहीं है, यहाँ पे AB है, C नहीं, और जो इनमें मिसिंग है वो आप देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ है करेस्पॉन्डिंग। तो अगर मैं ये अप्लाई कर दूं तो डू यू थिंक कि ऐसा हो जाएगा आगे चल के? दिस इज इक्वल टू 1 1 1 विल बी सेम, A B C स्टिल सेम, ठीक है? लेकिन जो नेक्स्ट होगा उस कॉलम में पहला एंट्री होगा कॉलम 3 में, इट विल बी A प्लस B प्लस C, सेकेंड एंट्री अगेन A प्लस B प्लस C, एंड थर्ड एंट्री अगेन A प्लस B प्लस C। क्या कहते हो? हाँ सर। ओके, एंड डू यू फील कि अब कुछ कॉमन आ सकता है? अब कॉलम 3 में से A प्लस B प्लस C कॉमन आ सकता है क्योंकि सब में है वो। सो दिस वुड बिकम लाइक दिस कि A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया, अंदर बचा हमारे पास में 1 1 1, यहाँ पे बचा A B C, यहाँ पे फिर से बचा 1 1 1। तो अल्टीमेटली कैन यू सी कि अब इसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए। तो बाय दैट आइडेंटिकल वाला प्रॉपर्टी आई कैन सी कि इट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C टाइम्स ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। तो आप देखो मैंने एक्सपैंड नहीं किया, आंसर 0 आ गया। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? समझ गए सर। आ गया। ओके ऑलराइट, वेरी गुड। अभी देखेंगे बेटा धीरे धीरे, अभी और भी क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब बस पैटर्न को थोड़ा ऑब्जर्व करने का ट्राई करना। नंबर 2 में प्रूव करना है, अभी भी वही कर रहे हैं, प्रूव विदाउट एक्सपेंशन। क्वेश्चन इज 1 1 1, यहाँ पे इट इज बेटा BC CA AB, यहाँ पे इट इज A टाइम्स ऑफ B प्लस C, यहाँ पे इट इज B टाइम्स ऑफ C प्लस E, और यहाँ पे इट इज C टाइम्स ऑफ A प्लस B। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ A प्लस B।
ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। मेरा लिखा हुआ स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है ना, बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट, चलो बताओ बेटा क्या आंसर होगा, मतलब कैसे अप्रोच करें इसको। सेम वे से सर सेम ही है इसका, मतलब कॉलम C3 के अंदर C2 ऐड कॉलम 3 वही ना? प्लस सी कॉलम 2 ऐड कर। हाँ ओके, मैं अगर बेटा हाउ टू अप्रोच के हिसाब से सोचूं तो मेरे को पहले स्टेप में क्या सोचना चाहिए था कि डायरेक्टली कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर। ओके, तो मैं एक्चुअली में इसको यदि थोड़ा सा बदल के लिखना चाहूँ तो मैं ना इनको ब्रेक करके लिखना चाहता हूँ। ठीक है, आई थिंक कि वो तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ए बी प्लस ए सी, ये लिखा हुआ है बी सी प्लस ए बी, और ये लिखा हुआ है ए सी प्लस बी सी। ठीक है, मतलब ए को अंदर कर दो, बी को अंदर कर दो, सी को अंदर कर दो, तो आपको यही मिलेगा। आई थिंक क्लियर है ये, बताओ एक बार हाँ या ना। ओके, तो वापस से हाउ टू अप्रोच के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मेरे को पहले ट्राई करना चाहिए कि 3 रो में से या 3 कॉलम में से किसी में से कुछ तो कॉमन निकल जाए, बट अनलकी हैं हम लोग, कुछ कहीं से कॉमन नहीं निकल पा रहा है इसमें। तो अगर कहीं से भी कुछ भी कॉमन नहीं निकल पा रहा, देन अपना नेक्स्ट ट्रायल क्या होना चाहिए, तो अपना नेक्स्ट ट्रायल ये होना चाहिए टू टेक समथिंग कॉमन। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग अ एलिमेंट्री ऑपरेशन। व्हाट आई कैन ऑब्जर्व इज कि अच्छा ए बी बी सी सी ए, ऐसा मतलब कि 3 रिदमिक चीज बनता है ए बी बी सी सी ए। तो इसमें ए बी है, सी ए है, बी सी नहीं है। इसमें ए बी है, बी सी है, सी ए नहीं है। इसमें इस मतलब सी ए है, बी सी है, ए बी नहीं है। तो इन तीनों में से एक्चुअली जो लोग गायब है वो इनके बगल में ही लिखा हुआ है। तो वापस से बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया आप लोगों ने कि अगर मैं कॉलम 3 रिप्लेस बाय कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर लूँ तो तीनों का तीनों एंट्री जो है कॉलम 3 का वो सेम हो जाएगा। क्या सभी लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा हेल्प कर दो। 1 1 1 बी सी सी ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो। ए बी प्लस बी बी सी सी प्लस प्लस सी ए। प्लस सी ए। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक में कोई डाउट है क्या, बताओ एक बार, बोलो। नहीं, अच्छा, तो क्या आपको अब ऐसा लग रहा है कि अरे यहाँ से तो कुछ कॉमन आ रहा है इस वाले से, बोलो हाँ सर। क्या कॉमन है हाँ बेटा। सर। ए बी प्लस AC प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बोलो, ए सी बोलो, ठीक है, एक ही बात है। तो अभी डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचा मेरे पास में, 1 1 1, यहाँ बच गया मेरे पास में बी सी। ओके, एक सेकंड थोड़ा सा आप लोग होल्ड करना। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि इनको कॉमन लेने के बाद में अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी सी, यहाँ पर आ जाएगा सी ए, और यहाँ पर आ जाएगा ए बी। एंड कैन यू ऑल गेस कि थर्ड कॉलम में क्या होगा। 1 1 1, और इसके बाद तो अंधा बच्चा भी देख के चीख सकता है कि दिस इज इक्वल टू 0। फील आया कि नहीं फील आया। हाँ सर। दो हाँ कॉलम सर। आइडेंटिकल, तो ये हो गया 0, मल्टीप्लाई करने पे फिर से 0। आई थिंक कि ओके, ये वाला भी समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट सर एक और लास्ट में क्वेश्चन इज इक्वल टू RHS ये सब दिखा रहे थे। लिख दो, इक्वल टू आर एच एस, एक लाइन, कोई खास बात नहीं। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड नंबर। ठीक है, देखना ध्यान से, इसमें काफी सारा एलिमेंट है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और फिर है सी माइनस ए माइनस बी, और बी माइनस सी। इसको प्रूव करना इक्वल टू 0। ओके, एनी आइडिया क्या कर सकते हैं। शुरू तो LHS से ही करेंगे, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर। ओके,
चल, दो आइडिया है जिससे इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें वो जो थर्ड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन था ना, एक तो एक्सचेंज करने वाला था, एक था कि किसी भी एक लाइन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और एक था कि किसी एक रो को अपन चेंज करेंगे बाय एडिंग मल्टीपल ऑफ सम अदर रो और सम अदर कॉलम। ठीक है, एक ऐसा था। तो उसमें अपन क्या करेंगे, देखो इसमें वो थर्ड वाले को यूज करेंगे। आपने थोड़ा फील लेना। इफ आई चेंज द एलिमेंट्स ऑफ R1, ठीक है, तो ऑब्वियसली R1 का कोफिशिएंट तो उस टाइम पे 1 होना चाहिए। ठीक है, बाय सिंपली एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ R2 एंड एलिमेंट्स ऑफ R3 इन इट। तो आप देखो कि इस पोजीशन पे एक्चुअली क्या आएगा, इस पोजीशन पे आएगा इन तीनों का सम। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। B से B गया, C से C गया, A से A गया, क्या आएगा, 0। इस पोजीशन हाँ पे आएगा सर। इन तीनों का सम। इसमें भी B से B गया, C से C गया, A से A गया, 0। और इस पोजीशन पे इन तीनों का सम, A से A गॉन, C से C गॉन, B से B गॉन। तो इसका भी ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। आया फील, नहीं आया फील? आगे। आगे। अच्छा, जितने देर में मैं इस आंसर को लिख रहा हूँ, क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि इसके अलावा और क्या ऑपरेशन हो सकता था जिसके थ्रू हम आंसर ला रो सकते से थे? ऐड कर सकता है तीनों एलिमेंट। हाँ हाँ हाँ, सर रो से ऐड कर सकता है तीनों, जैसे अभी कॉलम से किया। ए, उल्टा बोल रहे हो क्या? मतलब ऑपरेशन क्या लगाओगे, मैं वो पूछ रहा हूँ। फिलहाल तो मैंने ये वाला किया। C1 plus C2 plus C3 वो वाला बोल रहा हूँ। यस 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 यस, करेक्ट। मतलब फिलहाल हमने रो का ऑपरेशन लगाया, तो एलिमेंट्स का एडिशन कॉलम वाइज हुआ। ठीक है, और इसके जगह पे कोई विद्यार्थी अगर चाहता तो वो ना ये लगा सकता था कि कॉलम 1 रिप्लेस बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो उस केस में क्या होता कि अगर आप कॉलम्स को ऐड कर रहे हो तो एडिशन इन तीनों का होता, फिर इन तीनों का, इधर इन तीनों का एडिशन होता और नीचे इन तीनों का एडिशन होता। क्या ये फील हो रहा है, बताओ एक बार। हाँ सर। ये लोग जुड़ता, ये लोग जुड़ता और ये लोग जुड़ता, और ये लोग भी जुड़ जुड़ा के 0 बन जाता। ए गॉन, बी गॉन, सी गॉन, यहाँ पे सी गॉन, ए गॉन, बी गॉन, और यहाँ पे क्या, बी गॉन, ए गॉन, सी गॉन। तो अल्टीमेटली अगर कोई ये वाला लगाता, ठीक है, कॉलम वाला ऑपरेशन लगाता, तो भी उसके आंसर आता। बस उसके आंसर देखने में कैसा होता, उसके ना फर्स्ट कॉलम का वैल्यू 0 0 0 होता। बताओ फील आ रहा, नहीं फील आ रहा? हाँ सर। ओके, राइट, मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। तो ये दो अप्रोच था इस क्वेश्चन को करने का, और इसके अगले स्टेप में तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी दिस इज इक्वल टू 0, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर्टी कि अगर किसी डिटरमिनेंट का एक लाइन का सारा एंट्री 0 हो जाएगा तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। 0। क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर है सर। पक्का? ओके हाँ ओके, तो 3 सवाल अपन ने देख लिया। अब अपन चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ठीक है, सब लोग फील लेना। चौथा सवाल है कुछ इस प्रकार का, देखना ध्यान से। दिस इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, और यहाँ पर बी प्लस सी, फिर है सी स्क्वायर सी ए सी प्लस ए, फिर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ए प्लस बी। दिस इज इक्वल टू, हम लोग प्रूव करना है 0। चलो, ये स्टार रेटेड क्वेश्चन है। स्टार रेटेड इन द सेंस कि इसमें कुछ हम नया समझने का और सीखने का कोशिश करेंगे, और जो भी इसमें सीखेंगे वो हम लोग को परमानेंटली याद रखना है। क्या बोलते हो, करें डिस्कस? ओके, तो ध्यान से सुनना। इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इन तीनों में क्या था कि जो पावर ऑफ एबीसी है ना, वो सब में सिमिलर है। मतलब 1 है तो हर जगह 1 ही है, क्या बोलते हैं, हर जगह 1 पावर है।
फिर सेकेंड वाले में अगर मैं देखूं तो वैसे तो प्रोडक्ट है, लेकिन ठीक है, हर जगह प्रोडक्ट है, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म कुछ नहीं, सब यूनिफॉर्म है। इसमें भी कुछ वैसे ही था, सबका पावर 1, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अलग हो रहा है, मतलब इसमें दिस इज द कॉलम वेयर ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्क्वायर फॉर्म, और इसमें दे आर विथ पावर 1, इसमें दे आर विथ पावर 1। क्या ये डिफरेंस ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो जब कभी भी बेटा ऐसा सिचुएशन आएगा ना कि जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि मतलब इस टाइप का नाटक है, तो उसमें आपको हमेशा यूज करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन नंबर 2, मतलब वो k से मल्टीप्लाई करने वाला। आइडिया आ रहा है समझ? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब इसमें मतलब कैसे करेंगे मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। LHS ओके, आप थोड़ा ध्यान से फील करो। आप मेरे को एक बात बताओ कि इस कॉलम को ध्यान से देखो, आपको लग रहा है कि इसका तीनों एलिमेंट सेम टू सेम हो सकता है? मतलब हम बना सकते हैं, अभी नहीं है, अभी तो नहीं है, उसके लिए टेंशन मत लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी सेम है, मैं बोल रहा हूँ कि हम बना सकते हैं कुछ एक आइडिया से। ये BC है, ये CA है और ये AB है। अगर इसको एक A दे दूं, इसको एक B दे दूं और इसको एक C दे दूं, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि सब में ABC 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 आ जाएगा? हाँ सर। अच्छा, अकेला का इसको A दे सकते हैं क्या? ये पूरे लाइन को देना पड़ेगा? लाइन, पूरे लाइन। और लाइन जो मैं दूं वो मैं रो वाइज दूं, मैं कॉलम वाइज दूं, कैसे दूं? रो वाइज। रो वाइज, क्योंकि कॉलम वाइज दूंगा तो फिर तीनों को A देना पड़ेगा, वो तो फिर कोई सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि इसको A का जरूरत है, इसको B का जरूरत है और इसको C का जरूरत है। बोलो फील आ रहा है नहीं फील आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। तो अब बेटा एकदम ध्यान से सुनना कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट एवर वी हैव डन टिल नाउ, ठीक है, बड़ा मजेदार है अगर समझ में आ जाए तो। देखना ध्यान से। लेट मी डू इट लाइक दिस, 1/, लेट मी राइट A फर्स्ट, एंड इस A के बदले A A और E। फील आया क्या? हाँ सर। स्टूडेंट्स एकदम ईमानदारी से बतलाइए, शर्माने वाला बात नहीं, नहीं समझ में आया तो हाँ मैं फिर सर। से समझाऊंगा। क्लियर है ना पक्का? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसको A दे दिया, फिर इसको B का जरूरत था, तो उसको 1/B से बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंदर B दे दो, B दे दो, B दे दो और B दे दो। बोलो आया फील नहीं आया फील? हाँ सर। और एक C दे दो, तो यहाँ पे C, यहाँ पे भी C और इसको भी दे दिया C, ठीक है? बोलो। हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, ये जो मैंने किया ये क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर। और ये कब करना पड़ेगा हम लोग को? जब कुछ एलिमेंट्स स्क्वायर में होगा और बाकी एलिमेंट पावर 1 के साथ में होगा, तो ऐसे सिचुएशन में जनरली यही करना पड़ता है। कि आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि आप किसी एक कॉलम के या किसी एक रो के एलिमेंट्स को सेम बना सकते हो। यहाँ पे मेरे को फील हो रहा था कि मैं इन तीनों को सेम बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं इसको A दे दूं, इसको B दे दूं और इसको C दे दूं, तो ये तीनों सेम हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए मैंने क्या करा कि अगर इसको A देना है मतलब इस पूरे को A देना पड़ेगा, इसको B देना है यानी कि पूरे को B देना पड़ेगा, और इसको C देना है यानी कि पूरे को C देना पड़ेगा। अच्छा, इसको A दोगे तो बाहर एक 1/A लिखना होगा, इसको B दोगे तो बाहर एक 1/B लिखना होगा, और इसको एक C दोगे तो बाहर एक 1/C लिखना होगा। तो कुल मिला के बाहर क्या लिखना होगा? 1/ABC। फील आया नहीं फील आया? हाँ सर। सर समझ गया, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, सर ऐसा कर क्यों रहा है, मतलब बीच वाला को इक्वल कर क्यों रहा है? क्यों इक्वल कर रहे हैं? बस उसका जवाब बेटा अभी वाले स्टेप में मिल जाएगा। अभी फील से देखो कि इससे AB से निकल सकता है। हाँ सर। ओके, थोड़ा और एकदम आंखें खोल के हम लोग अगर देखें तो इसमें से भी ABC एक आ सकता है। सोचो, और नीचे एक ABC था ही, और अंदर क्या हो जाएगा पता है? अंदर हो जाएगा A गया, B गया, C गया, तो यहाँ सिंपली बचेगा BC, यहाँ सिंपली बचेगा CA, यहाँ सिंपली बचेगा AB, यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ AB प्लस AC,
यहाँ BC प्लस AB, यहाँ CA प्लस BC। पहले ये बताओ कि क्या ये फील क्लियर है जो मैंने लिखा? और अब समझ आया आपको, फील आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे थे हम? हाँ सर। क्योंकि ऐसा करने पे आप देखो क्या हुआ कि जो स्क्वायर स्क्वायर का नाटक था अब नहीं है वो नाटक, अब सब बराबर हो गया, मतलब सबका पावर और टर्म्स जो है वो काफी मतलब सिमिलर में कन्वर्ट हो गया। बोलो आ रहा है फील, नहीं आ रहा है फील? हाँ सर। सर। ओके, तो अभी एबीसी में तो आई थिंक कि एक ठो कट जाएगा और एक ठो रह जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ तो एबीसी बचेगा। अच्छा, इस सिचुएशन को देख के क्या कुछ पुराना याद आ रहा है? हाँ सर। क्या बताऊं? सर BC ऐड मतलब कॉलम 1 ऐड कर देगा, C3 plus C1 कर देगा। करेक्ट, converted to C3 plus C3 replaced by C3 plus C3 plus C1। ओके, मैं नीचे ही लिख लेता हूँ, ठीक है, अगले उसमें लिख लेता हूँ। फील लेना, बिल्कुल वैसे ठीक ही बोल रहे हैं आप लोग। तो फर्स्ट वाला तो आई थिंक सेम ही रहेगा कि चेंज हम थर्ड वाले को कर रहे हैं, तो BC CA AB दिस विल रिमेन सेम 1 1 1। थर्ड वाला विल नाउ बिकम, इसमें AB AC था, BC मिल जाएगा तो इट विल बिकम AB प्लस BC प्लस C, ठीक है। सेकेंड वाला विल अगेन बिकम AB प्लस BC प्लस CA। थर्ड वाला विल अगेन बिकम AB प्लस BC प्लस C। क्या फील आया, नहीं फील आया बताओ? हाँ सर। और अब तो बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना है हम लोगों को, बताओ क्या करना है? ABC कॉमन, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन, और अब डिटरमिनेंट में क्या बचेगा जल्दी से बताओ? BC CA AB 1 1 1 1 1 और दो लोग आइडेंटिकल हो गए, तो अल्टीमेटली आंसर इज 0। नहीं समझ में आया? समझ गया। ओके, और इसमें हम लोगों ने क्या किया और क्या ऐसा अलग था जिसके वजह से वो करना पड़ा, वो याद रख पाओगे आप लोग? हाँ कि जब भी कुछ लोगों के पास स्क्वायर होगा, बाकी लोग फ्री होंगे उससे, तो उस टाइम पे आपको ये वाला चीज ही सोचना पड़ेगा कि किसी एक नंबर से सारे रो को मल्टीप्लाई करना है, और फिर जिस जिस नंबर से जिस जिस रो को मल्टीप्लाई करोगे करेस्पॉन्डिंगली फिर बाहर 1 बाई वो नंबर भी लिखना है आपको। तो फिर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली पूरा पैटर्न सेट हो जाता है, अपने आप ही आंसर आ जाता है। एक बार कंफर्म कर दो फील आया नहीं फील आया, तो मैं आगे बढ़ूं। समझ गए। ओके, ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। पांचवा सवाल, ये भी इंटरेस्टिंग है और इस पे भी मैं स्टार लगाता हूँ क्योंकि इसमें भी कुछ डिफरेंट है और जिसकी वजह से हमको एक स्पेशल काम करना पड़ेगा, ठीक है। द क्वेश्चन इज 1 by A 1 by A 1 by B 1 by C A B C और BC CA AB दिस इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इसके पहले वाले में द यूनिकनेस वाज कि एक कॉलम का सारा एलिमेंट स्क्वायर फॉर्म में प्रेजेंट था, बाकी सब लोग ऐसे जनरल फॉर्म में प्रेजेंट था। इसमें द यूनिकनेस इज कि एक कॉलम का एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म या 1 बाई फॉर्म, रेसिप्रोकल फॉर्म, ठीक है। अब बाकी लोग साफ सुथरा आराम से बैठा हुआ है। तो स्क्वायर वाले में जो अप्रोच हम लोगों ने लगाया पिछले सवाल में, इसमें भी वही अप्रोच लगाना है। क्या आइडिया क्लियर हुआ, बताओ एक बार? हाँ सर। ओके, ऑल राइट बेटा। तो आई थिंक कि इसमें आइडिया अगर क्लियर है तो आप लोग मेरे को हेल्प कर पाओगे। मैं तो बस आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ। बताओ तुम किसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? फर्स्ट रो को ए से, फर्स्ट रो को ए से, ओके, और उसके बदले बाहर क्या देना पड़ेगा? 1 by A। 1 बाई। तो इसको ए दिया, ये ए स्क्वायर हो गया और ये हो गया ए बी सी। फील आया क्या? बोलो। ओके, अब बताओ और। सेकंड रो को B। तो बी स्क्वायर और यहाँ पे बी,
और इसके बदले बाहर 1/b और थर्ड रो को सी। तो ये सी स्क्वायर और ये वाला भी सी और यहाँ पे बाहर एक सी। अब क्या देख रहे हैं कि वाह क्या मजा आया, ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, तो ये तो बहुत सुंदर हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/abc determinant first column is 1 1 1, here it is a square b square c square। और अगर आप देख पा रहे हो तो कैन आई टेक abc कॉमन फ्रॉम दिस? ओके, सो बाहर इनटू abc भी आ जाएगा एक। बोलो स्टूडेंट्स, आएगा नहीं आएगा? हाँ सर। आएगा। तो यहाँ आ गया abc, तो ये क्या हो गया 1 1 और जैसे ही दो लाइन आइडेंटिकल, नाउ द abc भी कट गया यहाँ पे और आंसर इज 0। नहीं आया समझ? हाँ सर, मतलब नहीं आया समझ, उसको हाँ बोल रहे हो? नहीं सर, आ गया। ओके, एक सवाल और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज determinant, say I have a square bc, b square ca, c square eb। दिस इज इक्वल टू, काफी देर से 0 0 कर रहे थे, इधर 0 नहीं प्रूव करना, इधर प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 1 a square a cube 1 b square b cube 1 c square c cube। ये प्रूव करना। बोलो कैसे शुरू कर सकते हैं? सर पहला रो को ए से मल्टीप्लाई। हाँ, मतलब एक आइडिया तो वही रहेगा। क्या ये सब लोग के माइंड में डायरेक्टली स्ट्राइक हो रहा है कि पहला आइडिया वही होगा? और उसका रीजन बता सकते बेटा कि क्यों स्ट्राइक हो रहा है वो आपके माइंड में? एबीसी कॉमन का भी स्कोप है और मेन पॉइंट नहीं बोल रहे हो आप लोग, लेकिन कि कुछ एलिमेंट्स स्क्वायर में है। हाँ, पावर में डिफरेंस है। तो मतलब कुछ लोग तो स्क्वायर में है और कुछ लोग मतलब थोड़ा कमजोर पावर 1 टाइप में है। ठीक है, तो दिस इज माय एलएचएस। चलो अब क्या सजेस्ट कर रहे हो आप लोग, बताओ। सर वो 1 को a से मल्टीप्लाई कर दे। रो 1 को a से मल्टीप्लाई कर दो तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ओके, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये इंटू a हो जाएगा और ये a हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने पे बाहर क्या देना पड़ेगा? 1/a। 1/। ओके, बैलेंसिंग एक्ट। ओके, नेक्स्ट बोलो। रो 2 को बी से। रो 2 को b से, तो b स्क्वायर यहाँ पे इंटू b और यहाँ पे भी एक b आ जाएगा। और बोलो, बाहर b देना होगा। और बोलो, रो 3 को सी से। c स्क्वायर c और यहाँ पर भी c और बाहर भी देना होगा एक तो c। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हुआ? ईमानदारी से बताओ, हाँ या ना? हाँ सर। ओके ओके, ऑल राइट। अब बेटा मैं क्या पूछ रहा था कि क्या हम यहाँ से एबीसी कॉमन देख पा रहे हैं? बोलो। हाँ सर। ओके, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? एबीसी बाई एबीसी, अंदर क्या बचेगा देख लेते हैं। इट विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब 1 1 1। एबीसी गॉन। ओके, तो थोड़ा तो इसका चेहरा आंसर के चेहरे से मिल तो रहा है, थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन पूरा नहीं मिल रहा शायद। 1 मेरे को फर्स्ट कॉलम में चाहिए था और इसमें लास्ट कॉलम में 1 आया है। ठीक है, क्यूब मेरे को लास्ट में चाहिए था, सेकंड में आया है, और स्क्वायर मेरे को सेकंड में चाहिए था, फर्स्ट में आया है। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज जो एलिमेंट्री ऑपरेशन 1 मैंने बताया था, एक्सचेंज वाला या इंटरचेंज वाला, वो कर सकते हैं शायद। क्या? हाँ सर। कॉलम 2 एक्सचेंज विद कॉलम 3 कर लेते हैं पहले एक बार, तो क्या हो जाएगा बताओ? सब लोग ट्राई करूं? बोलो बेटा, बोल नहीं रहे हो आप लोग? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब
सी क्यूब, और बाहर एक -1। माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बाहर एक -1। ये भूल जाते हैं हम तो गलती हो जाता है। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अगला ऑपरेशन कोई सजेस्ट करो। कॉलम 1 कॉलम वन और कॉलम 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 1 रिप्लेस बाय कॉलम 2, मतलब कॉलम 2 इंटरचेंज विद कॉलम 1, जो भी बोलो। तो एक -1 पहले से है, एक ऐसा करने की वजह से और देना पड़ेगा, और ऐसा करने पे हो यूं जाएगा कि कॉलम 3 तो अच्छा ही है, क्यूब में आ ही गया। ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 1 1 1। बस दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस तो प्लस, तो बस यही चाहिए था, और ये आ भी गया मेरे ख्याल में। क्या हाँ बोलते हो? दिस इज इक्वल टू RHS, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। मैं एक बार और पूछना चाहूंगा बेटा, आ रहा है सबको समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। आ रहा है, ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 7 नंबर अपने आप में एक अनोखा सवाल है। इसका आइडिया जिंदगी में और कहीं यूज नहीं करेंगे हम, सिर्फ इसी में यूज करेंगे जो भी है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है क्या? हाँ सर। क्या होता था वो? ऐसा मैट्रिक्स जिसका आंख जो है वो लाल होता था और फेस जो है वो काला होता था, उसी को हम कहते थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा ही था ना? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जिसमें नेगेटिव होता था। बस ये तो आंख लाल वाला बात हुआ, और फेस काला वाला बात कौन बोलेगा? A transpose is equal to minus of A. नहीं, ये कान पीला वाला बात हुआ, अभी भी फेस काला वाला बात नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता था क्या? डायगोनल 0। युविका पहचान गई कि चुड़ैल का चेहरा कैसा है, बहुत बढ़िया। 0 0 0 और -A A B -B C -C, ऐसा कुछ, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, और इसका वैल्यू अपने को 0 प्रूफ करना है, इसका वैल्यू अपने को 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए वैसे तो एक तरीका ये है कि आप एक्सपैंड कर दो और एकदम आराम से आप देखोगे कि 0 आ जाएगा, कोई इशू नहीं होता उसमें। लेकिन सिंस वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चन कि प्रूव विदाउट एक्सपेंशन, तो यहाँ थोड़ा लफड़ा है, ठीक है, कि कैसे करेंगे। तो इसके लिए एकदम एक अलग टाइप का अप्रोच है, मैं अभी करूंगा, आपको सारा स्टेप समझ में आ जाएगा, एंड यू आर सपोज टू रिमेंबर द स्टेप्स, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट फॉर दिस स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, बाकी किसी के लिए भी ऐसा घटिया काम नहीं करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ओके, तो लेट मी बिगिन solution. Let us say k is equal to ये वाला डिटरमिनेंट, ये जो भी है, इसका कोई तो वैल्यू आएगा ना, उसको मैं थोड़े समय के लिए k बोल देता हूँ कि भाई ठीक है, इसका वैल्यू k। क्या ये क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ ओके, अच्छा, डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज में डू यू रिमेंबर कि एक ऐसा प्रॉपर्टी था कि किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू और उसके ट्रांसपोज डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होता था, ऐसा याद है क्या? हाँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि दिस शुड बी इक्वल टू, ध्यान देना, मैं ऊपर वाले डिटरमिनेंट को ही लिखूंगा लेकिन ट्रांसपोज फॉर्म में। तो 0 -A B A 0 C -B -C 0, this will be equal to this, since determinant of A is same as determinant of A transpose। क्या ये आइडिया क्लियर है? एक बार बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा, आया समझ नहीं आया समझ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज किया, मतलब इस कॉलम को, मतलब इस रो को मैंने ये कॉलम बना दिया, फिर इस रो को मैंने ये कॉलम बना दिया, इस रो को मैंने ये कॉलम बना दिया, और वो लोग इक्वल होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी अपन पहले से जानते हैं डिटरमिनेंट के बारे में। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस लाइन से, पहले लाइन से मेरे को एक -1 कॉमन दिलाओ, इस लाइन से मेरे को एक और -1 कॉमन दिलाओ, और इस लाइन से मेरे को एक और -1 कॉमन दिलाओ। तो ऐसा करने पे बेटा अपने पास में ना 3 -1 आ जाएगा, एक -1 रो 1 से, एक -1 रो 2 से, और एक और -1 रो 3 से। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को?
तो एक बार रिपीट करें। हाँ रिपीट सर। कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि मेरे को रो 1 से एक -1 कॉमन लेना है, आफ्टर दैट रो 2 से एक -1 कॉमन लेना है, एंड आफ्टर दैट रो 3 से एक और -1 कॉमन लेना है। ऐसा करने पे इसका एक -1 ये रहा, इससे आया हुआ एक -1 ये रहा, और इससे आया हुआ एक -1 ये रहा, तो कुल मिला के मेरे पास में 3 -1 होगा। क्या वो फीलिंग क्लियर है? हाँ सर। और उसके चक्कर में सर एलिमेंट्स विल चेंज, दे विल बिकम 0, -a, b, a, 0, -c, -b, -c, 0. Is this thing clear now? सर हाँ ए सर। 0 सी। A0C गड़बड़ कर दिया कहीं पे? हाँ, देखो त्रुटि हो रहा है। A0C बहुत बढ़िया। सर हाँ, बोलो। सर स्क्यू सिमेट्रिक में तो माइनस नहीं होता था क्या ट्रांसपोज का? नहीं, ट्रांसपोज अभी बेटा हम लोग मतलब क्या है कि वो ऐसे ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो मैट्रिक्स के हिसाब से होता था ना, तो हम अभी मैट्रिक्स वैट्रिक्स का कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अभी डिटर्मिनेंट का कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये एक डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका वैल्यू शुड बी सेम एज इसके ट्रांसपोज का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट का, और a इक्वल टू -a अच्छा, जो था वो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का था। वैल्यू। हाँ, मैं डिटर्मिनेंट के वैल्यू का बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, क्योंकि a डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बोथ आर इक्वल, ऐसा हम पढ़ चुके हैं पहले। फिर आई एम सजेस्टिंग कि इस लाइन में से एक -1 दिला दो, इससे एक दिला दो, इससे एक दिला दो, 3 -1 दिलाओगे, बाहर ऐसा हो जाएगा और अंदर ऐसा हो जाएगा। क्या कहते हैं? हाँ सर। सब लोग सहमत हैं मेरी बात से? हाँ सर। ओके, 3 -1 का प्रोडक्ट बेटा आपको लगता है कि एक -1 हो जाएगा? हाँ बोलो। सर। और ये जो लिखा है ना मैंने, ये वाला मतलब -1 कॉमन लेने के बाद, क्या ये फील हो रहा है कि ये यही है? हाँ सर। हाँ। तो ये क्या हो गया? -1 इंटू के, दिस एम्प्लाइज k is equal to -k, this implies k plus k equal to 0, and this implies 2k equal to 0, this implies k equal to 0. फील लो। हाँ सर। देखो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया। हाँ सर। आ गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट को प्रूव करने का ये आइडिया होगा, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा ध्यान रखना, ये अप्रोच पक्का क्लियर है ना, तो ही मैं जो अगला भी बोलने जा रहा हूँ वो बात समझ में आएगा। अगर अप्रोच क्लियर नहीं है तो वो बात नहीं समझ में आएगा। एक बार अगर अप्रोच में कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो यार, ठीक है। मैं पूरे सोल्यूशन को कोशिश करता हूँ कि अगर मैं सिंगल स्क्रीन पर कर सकूँ तो यस, कर पा रहे हैं। एक बार आप लोग इसको गो थ्रू कर लो स्टेप बाय स्टेप, किसी में भी डाउट है तो पहले डाउट पूछो और फिर मैं अपना बात कहूँगा। क्लियर है तो वैसे भी बताओ, फिर मैं अपना बात कह लूँ। क्लियर है क्लियर है? सर। बोलो। सर ट्रांसपोज लेने के बाद अचानक से माइनस मतलब कॉमन क्यों लिया? कैसे पता कॉमन चलेगा इसलिए कि लिया है? ताकि डिटर्मिनेंट के स्ट्रक्चर को मतलब कि ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से मैच करा सके। अच्छा, डिटर्मिनेंट से कॉपी करना होगा पहले कि कैसा है, उसके बाद हाँ, उसके हिसाब से जानबूझ के 3 ठो ले लिया तो पूरा वो सेम टू सेम ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जैसा ही हो गया ना फिर उसके बाद। हाँ हाँ। और अगर ये इसीलिए -1 लेने से नहीं होता खाली तो कुछ और करना पड़ता तब? नहीं, -1 से हो जाता, पक्का हो जाता। ठीक है सर। ठीक है, पक्का हो जाता। ठीक है, बोलो। हाँ सर ठीक है। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 0। आई एम रिपीटिंग, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी ऑलवेज 0। ऑड ऑर्डर इन द सेंस कि इसका ऑर्डर 3 into 3, नेक्स्ट कैन बी 5 into 5, नेक्स्ट कैन बी 7 into 7, नेक्स्ट कैन बी 9 into 9। होगा क्या कि जब भी ये ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब इसके अंदर का स्ट्रक्चर और उसका हम डिटर्मिनेंट ढूंढ रहे हैं, तो पहले डिटर्मिनेंट को हम के पकड़ेंगे, ठीक है।
अगले स्टेप में क्या होगा कि उसका ट्रांसपोज लेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रांसपोज लेने के बाद में क्या होगा कि प्रत्येक लाइन से हमको एक एक -1 कॉमन मिल जाएगा, मतलब ओरिजिनल और उसका ट्रांसपोज का वैल्यू तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, ठीक है। फिर क्या है कि हमको हर लाइन से एक -1 कॉमन मिल जाएगा आराम से। तो अगर ये ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है तो हमेशा जो यहाँ पे -1 आएगा वो ऑड नंबर में आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो सबका प्रोडक्ट लेने के बाद में अल्टीमेटली -1 बचेगा यहाँ पे। और सारी लाइन में से जब आप एक एक -1 कॉमन ले लोगे तो उसके बाद में अंदर हमेशा आप देखोगे कि ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ही रिपीट होगी। तो ये हमेशा माइनस ऑफ k के बराबर आ जाएगा। सो k इक्वल टू माइनस के आ ही जाएगा आराम से। फिर k प्लस के इक्वल टू 0, अल्टीमेटली 2k इक्वल टू 0, फाइनली k इक्वल टू 0। तो क्या इस चीज का फील आया आप लोग को कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होगा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इवन के लिए भी ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ या नहीं। नहीं? नहीं सर। क्योंकि इवन में क्या होगा कि -1 जो बाहर आएगा उसका क्वांटिटी इवन रहेगा तो वो सारा मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसमें ऐसा जनरली नहीं कह सकते। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, तो आज की क्लास को मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे स्थगित कर दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अच्छे से ये सब सारा पढ़ के आना बढ़िया से। सर नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास कब है? आज क्या है? थर्सडे। तो नेक्स्ट सैटरडे को है। सर छुट्टी नहीं है? सैटरडे को क्या चीज़ छुट्टी होना चाहिए? थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।